Now sum 2.12. A charge of 8 microcoulomb is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge of minus 2 into 10 raised to power minus 9 coulomb from a point P 0, 0, 3 centimeter to a point Q 0, 4, 0 y a point R 0, 6, 9। तो चार्ज जो दे रखा है 8 माइक्रोकूलम, ये ओरिजिन पे ऑलरेडी। तो Q जो है आपका 8 माइक्रोकूलम है। इलेक्ट्रो फील्ड जो होते हैं कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं, तो वर्क डन जो होता है किसी क्लोज पाथ के लिए वो 0 होता है और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होता है। लेकिन यहाँ पे क्लोज पाथ की बात नहीं कर रहे हैं। वर्क डन टेकिंग ए स्मॉल चार्जेस फ्रॉम अ पॉइंट P टू Q, P से Q तक के लिए हमें वर्क डन निकालने हैं ओनली। तो जो चार्ज दे रखा है वो हमें 8 माइक्रोकूलम, दैट इज 8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 कूलम। क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो दे रखा है माइनस 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 9 कूलम। और जो फर्स्ट पोजीशन एट पॉइंट P पे R1 जो है डिस्टेंस वो 3 सेंटीमीटर यानी कि 0.03 मीटर है। और Q पे जो पोजीशन R2 है वो 4 सेंटीमीटर 0.04 मीटर। हम जानते हैं वर्क डन जो होता है Q इंटू इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो Q नॉट इंटू V2 माइनस V1 कि चार्ज जो हमारा Q था इसकी वजह से P पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा और Q पे जो पोटेंशियल होगा इन दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो इसलिए W जो हुआ वर्क डन Q नॉट इंटू V2 माइनस V1। तो Q नॉट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, Q भी कॉमन ले लिया दोनों में से, 1/R2 माइनस 1/R1। इनके प्लेस पे इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 9 है। Q नॉट की वैल्यू माइनस 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 9। Q की वैल्यू 8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3। 1/R2 माइनस R1 था तो 0.04 माइनस 0.03। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 1.2 जूल। तो डायरेक्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि जो आपका वर्क डन होता है, आपका जो पोटेंशियल होता था वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता था। तो यदि हमें वर्क डन निकालना है तो हम टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, अगर दो पॉइंटों की बात करें तो दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। यदि किसी सिंगल पॉइंट की बात करता तो उस पॉइंट पर जितना पोटेंशियल होता उससे मल्टीप्लाई करते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th वन। 13th सम में क्यूब ऑफ साइड B कि क्यूब है, इसकी साइड B है, हैज अ चार्ज Q एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, इसके सभी वर्टिसेस पे चार्ज आपका Q है। डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। सेंटर ऑफ क्यूब जो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स होता है, और क्यूब का जो डायगोनल होगा वो रूट बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। डायगोनल यदि AG निकालें तो रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता था। क्यूब में लेंथ ब्रेड्थ हाइट इक्वल होती हैं, इसलिए जो डायगोनल AG आएगा बी स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज बी रूट 3 आ जाएगा। तो OA सेंटर पॉइंट हाफ जो होगा वो बी रूट 3 का हाफ हो जाएगा। इसलिए हमारी R जो आएगी वैल्यू O पॉइंट से OA बराबर OG बराबर OB बराबर OF, ये सारी डिस्टेंस सेम होंगी तो वो सारी की सारी B रूट 3/2 होंगी। अब 8 आपके कॉर्नर्स पे सभी वर्टिसेस पे आपके चार्ज हैं, तो भाई एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। क्योंकि सभी की डिस्टेंस सेम है तो इन सब की वजह से सेम ही पोटेंशियल होगा, इसलिए आठों चार्जों की वजह से पोटेंशियल निकालने के लिए हमने उसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। या तो हम Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इसको 8 टाइम्स ऐड करते, तो किसी चीज को जितने टाइम ऐड करना होता है इसका मतलब उसे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो 8, क्योंकि 8 चार्जेस थे इसलिए हमने इसे 8 से मल्टीप्लाई किया।
8 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर के प्लेस पे वैल्यू रखी b√3/2, q के प्लेस पे q, सॉल्व किया ये 4q, भाई 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4q अपॉन 4 पाई एप, अभी 4 था, 4 से 2 से 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे b√3 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आ गया। Resultant electric field at point O is 0 because electric field is a vector and the fields due to diagonally opposite charges of cube nullify each other। क्योंकि सेम चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट O पे निकालें तो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इक्वल और ऑपोजिट जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे इस पॉइंट पे ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस की वजह से डायगनली वो एक दूसरे को कैंसल कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, टू टिनी स्फीयर्स दो छोटे स्फीयर्स हैं, एक के ऊपर चार्ज है 1.5 माइक्रोकूलम, दूसरे के ऊपर 2.5 माइक्रोकूलम, लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह से 1.5 माइक्रोकूलम और 2.5 माइक्रोकूलम और इनके बीच की जो डिस्टेंस है टोटल 30 दे रखी है, तो हमसे कहता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। ओ हमने मान लिया मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस भी 15 होगी और ओ ए भी 15 होगी सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो मिड पॉइंट ए ओ इज इक्वल टू भी 0.3/2 मीटर, दैट इज 0.15 मीटर भी कह सकते हैं। Q1 Q2 आपको पता ही है, तो जो पोटेंशियल होगा ओ पॉइंट पे वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 के। भाई Q1 ये चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो Q1 की वजह से चार्ज जो ए पे इसकी वजह से पोटेंशियल V1 हुआ और बी पे जो चार्ज Q2 है इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल V2 हो गया तो नेट पोटेंशियल V0 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, Q1 अपॉन OA प्लस Q2 अपॉन OB। Q1 की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 और AO की वैल्यू 0.15 प्लस Q2 2.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.15, ये 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो हम इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमारा एलसीएम सेम आएगा 0.15, तो ये 2.15 प्लस 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻6, 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.15 कह सकते हैं, और उसके बाद 1.15 को हटाएंगे तो 10 की पावर जो आपकी अपॉन में 100 नीचे आता है ऊपर +2 हो जाएगी पावर, तो 9 + 2 11 - 6 10⁻5 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 9 इंटू 4 36 अपॉन 15 आ जाएगा। तो 36 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 आ जाएगा आपका, यानी 2.4 इंटू 10⁻5। रफ में आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, ए पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो OB के अलोंग होगी, और B पर भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो OA के अलोंग होगी, यानी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा, तो E2 माइनस E1 हम कह सकते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है ऑब्वियसली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो Q2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसलिए E2 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं E2 माइनस E1 अलोंग BOA या अलोंग BAB कह सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन OB का स्क्वायर माइनस Q1 अपॉन OA का स्क्वायर। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है, Q2 की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻6 अपॉन R स्क्वायर, तो 0.15 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.15 का होल स्क्वायर।
यहाँ पे अब 2.15 में से 1.5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ओनली 1 आ जाएगा। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 15, तो 10⁻⁻ आपकी 2 पर चली जाएगी। 11 - 6 आपका 5 और 9 है उधर आपका, इधर 15 का स्क्वायर आएगा। सॉल्व करेंगे आप तो आपका नियरली 4 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम अलोंग BOA या BA आ जाएगा। नाउ बी पार्ट कह रहा था आपसे कि किसी पॉइंट P पे निकालना है। एट पॉइंट P, एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस मिड पॉइंट इन ए प्लेन नॉर्मल टू लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है और जो इसके नॉर्मल हो, और OP जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आप AP डिस्टेंस निकाल लेंगे। AP और BP जो डिस्टेंस होंगी वो सेम होंगी, तो इक्वल टू यहाँ पे आपका ये 15 सेंटीमीटर था तो 0.15 का होल स्क्वायर, और 10 सेंटीमीटर तो 0.1 का होल स्क्वायर। ये आपका आ गया रूट के अंदर 0.0325। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो स्क्वायर रूट आप डिवीजन मेथड से अब निकालोगे। अगर इसका स्क्वायर रूट हम निकालें तो ये है आपका 0.035, 0.0325 पेयरिंग करेंगे तो 1 से जाएगा पहले, पॉइंट पहले लगा देंगे क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट है 0 से पहले। तो 1 1 जा 1, तो 1 आ गया यहाँ पे। तो 3 - 1 कितना हो गया 2, 2 5 और 1 + 1, जो 1 हम यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। 1 + 1 ये कितना हो गया 2। अब यहाँ देखेंगे नियरली तो 2 10 जा 20 होता है 10 पे, तो 10 पे तो ज़्यादा हो जाएगा। खैर 9 पे 2 9 जा 18, तो 8 पे करके देखते हैं हम। तो 8 पे आपका आ जाएगा 8 8 जा 4 6, 8 2 जा 16 + 6 22, तो 1 बचा, यानी नियरली आपका 0.18, तो आपका 0.18 आ जाएगा। इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 0.18 हमने देखा कि यदि हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो आपका 0.18 आएगा, यानी जो स्क्वायर रूट था वो कितना था 0.18। नाउ टोटल पोटेंशियल आप निकालें, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है। तो V जो होगा V1 + V2 1/4πε0 Q1/AP + Q2/BP, वो आपका इक्वल आ जाएगा 9 × 10⁹ Q1 के प्लेस पे Q1 की वैल्यू रखी, AP के प्लेस पे AP, Q2 के प्लेस पे Q2 की वैल्यू, BP के प्लेस पे BP। और अभी हमने देखा था जो 0.0325 का रूट होगा वो 0.18 होगा। तो 0.18 आप इसकी वैल्यू रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आएगा नियरली 2 × 10⁵ वोल्ट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q1, E1 वही Q/4πε0r² यानी AP स्क्वायर। सिमिलरली Q2 की वजह से E2 जो होगी वो Q2/4πε0 BP स्क्वायर। वैल्यूज रखी हमारी, ये वैल्यूज आ गई। अब रिजल्टेंट जो होती है वो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालेंगे, जैसे कि आपने इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकाली थी
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ट्रेडिशन से, तो हम कहते थे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। तो थीटा, उससे पहले हमें थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, बिल्कुल उसी हिसाब से जिस हिसाब से हमने वहां पे फाइंड आउट किया था। तो देखें कैसे, ये हमने सपोज कर रखा है भाई ये पूरा एंगल E1 और E2 के बीच का एंगल हमने थीटा माना है, ठीक है, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो E है और E1 के बीच एंगल आपका अल्फा है। यहाँ पे ये एंगल आपका, यदि ये एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। थीटा अगर ये पूरा एंगल होगा तो ईच एंगल थीटा बाय 2 होगा। अगर ये एंगल थीटा बाय 2 है और ये 90 का है तो इसके लिए बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो अब आपका इस एंगल के लिए अगर ये बेस है तो बेस और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10, तो tan थीटा बाय 2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी ये 15 था ना, 15 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी। तो हमने इसीलिए यहां से जो tan थीटा बाय 2 की वैल्यू निकाली, tan थीटा बाय 2, तो 0.15 अपॉन 0.1, तो वही 1.5। इट मीन्स थीटा 2 की जो वैल्यू होगी नियरली 56.3 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू होगी टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर देने से तो 112.6 डिग्री। ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी, वहां पे नहीं मिलेगी। तो यदि ऐसा कोई सम आता है, आपको वैल्यू ध्यान हो एनसीईआरटी का है, देन इट्स बेस्ट। अदरवाइज आप थीटा के प्लेस पे जो आपका 2 tan इनवर्स 1.5 यूज कर सकते हैं और उसे ऐसे ही छोड़ देंगे आगे चल के। और यदि आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो आपको इस थीटा को ध्यान रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। अब वही इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगा दिया, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज रखी, सॉल्व किया, आपका आंसर आएगा 6.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और जो रिजल्टेंट जो एंगल फॉर्म करेगा, दिस फील्ड इज मेकिंग अल्फा फ्रॉम E1, उसको निकालने के लिए फार्मूला है tan अल्फा जो होता है E2 sin थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा। ये आपने 11th में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया था, वहां पे जो हम निकालते थे tan अल्फा Q sin थीटा, P और Q दो वेक्टर होते थे, तो tan अल्फा की जो वैल्यू होती थी Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा होती थी। सिमिलरली यहाँ पे E2 sin थीटा अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा होगी, थीटा के प्लेस पे थीटा की वैल्यू। और जब इनकी वैल्यू, क्योंकि अभी आपको इनकी वैल्यूज तो गिवन नहीं है, यहाँ साइन बटे कॉस हम tan ही लिख सकते थे, tan आपका लेकिन ये tan नहीं हो पाएगा, तो साइन 112.6 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। अदरवाइज यदि आपको नहीं पता तो आप इस सवाल को ऐसे ही यहाँ तक छोड़ दोगे पेपर में। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिंपल फार्मूला बेस्ड है। बस यदि एंगल आपको थोड़े से अलग एंगल या तो गिवन हो, नहीं गिवन है, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, a spherical conducting shell of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge q। कि कोई कंडक्टिंग सेल है जिसकी इनर रेडियस r1 है और जो आउटर रेडियस है वो आपकी r2 है। कहता है चार्ज q is placed at the center of the cell, what is the surface charge density on the inner and outer surface of the cell? First, b, is the electric field inside a cavity with no charge 0 even if the cell is not spherical but has any irregular shape? तो दो चीजें पूछी गई भाई, कंडक्टिंग स्पेरिकल शेल थी, अंदर की रेडियस r1 है, बाहर की रेडियस r2 है, और उसको सेंटर पे कोई चार्ज Q प्लेस किया जा रहा है। तो कहता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर और आउटर सरफेस पे कितनी होगी। दूसरा, जो कैविटी है यदि उसमें जीरो चार्ज हो, कोई भी चार्ज ना हो, तो और वो स्पेरिकल शेप भी ना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, क्या तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, हमको ये एक्सप्लेन करना है। When charge Q is given to spherical conducting shell, whole of it spreads uniformly over the outer surface of the cell। तो सारा का सारा जो चार्ज है
वो आउटर सरफेस ऑफ सेल पे स्प्रेड कर जाएगा। ऑन प्लेसिंग अ चार्ज प्लस क्यू एट द सेंटर ऑफ सेल, ए चार्ज माइनस क्यू इज इंड्यूस्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ सेल। तो उसके इनर सरफेस पे तो माइनस क्यू चार्ज आएगा, जबकि बाहरी सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आपका इंड्यूस्ड होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इनर सरफेस की होगी वो माइनस क्यू अपॉन 4πr1² होगी, और आपके आउटर सरफेस की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, क्योंकि आउटर सरफेस पे पहले से ही कैपिटल क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज आपने और ऐड कर दिया, तो आउटर सरफेस पे जो टोटल चार्ज डेंसिटी होगी वो कैपिटल क्यू प्लस दिस स्मॉल क्यू अपॉन 4πr2²। डायग्राम में देखें, प्लस क्यू चार्ज आपका यहाँ सेंटर पे प्लेस किया तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे इनर सरफेस पे आ जाएगा और इंड्यूस्ड होगा, और बाहरी सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड होगा। इस वजह से जब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आपका इंड्यूस्ड हो रहा है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी माइनस क्यू अपॉन 4πr1² होगी, और आउटर वाले का टोटल चार्ज कैपिटल क्यू प्लस क्यू है, तो वहां की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन 4πr² दैट इज r2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो r2 है। अब बात आई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, यदि कैविटी में कोई चार्ज ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। हमने गॉस थ्योरम पढ़ी है। गॉस थ्योरम कहती है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज 1/ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, कि शेप से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी is always zero whether the cell is spherical or any other shape in according with Gauss theorem in electrostatics. As charge enclosed by the cavity is zero, hence total flux and consequently the electric field is zero. So electric field zero होगा irrespective of the shape. Next question, show that normal component of electrostatic field has a discontinuity from one side of charge surface to another given by E2 minus E1 dot n is equal to sigma upon epsilon naught, where n is a unit vector normal to the surface at a point and sigma is the surface charge density at that point. The direction of n is from side 1 to side 2, hence show that just outside a conductor the electric field is sigma upon epsilon naught unit vector n. B part कहता है show that tangential component of electrostatic field is continuous from one side of a charged surface to another. Now we consider a charged surface having surface charge density sigma, कि ये कोई charged surface है, इसकी surface charge density sigma है। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड में भी हम शो कर सकते हैं और राइट हैंड साइड में भी शो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज है। तो आइदर साइड ऑफ द सरफेस, बट डायरेक्शंस ऑफ फील्ड्स आर म्यूचुअली ऑपोजिट एज शोन इन फिगर, कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी इनकी डायरेक्शंस जो होंगी वो ऑपोजिट होंगी। तो एक को हम जो राइट हैंड वाली डायरेक्शन होती है उसे पॉजिटिव लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड वाली जो डायरेक्शन होगी उसे नेगेटिव लेंगे। Thus the field has discontinuity from one side of charge surface to another. तो फिगर हमारी शो कर रही है कि यहाँ डिसकंटिन्यूटी है वन साइड ऑफ चार्ज सरफेस, क्योंकि इधर तो इस तरह से, यहाँ इस तरीके से, तो बीच में यहाँ डिसकंटिन्यूटी है। तो वो डिसकंटिन्यूटी अब E2 आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n, E1 जो होगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n। Thus E2 minus E1 n की वैल्यू निकाली हमने, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आपकी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपकी आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड just outside the conductor is sigma upon epsilon naught. There can be no discontinuity in tangential component. The surface is equipotential
एंड द वर्क डन अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0, कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। द रीजन बीइंग देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस एंड वर्क डन इज इक्वल टू 0, सिंस ई डी एक्स जो होता है वो डी वी के इक्वल होता है। So there is no discontinuity in tangential component of electric field, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा उसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। इस तरीके से हम इस सम को कर सकते हैं। सेकंड में भी कह रहा था शो दैट टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फील्ड इज कंटिन्यूअस फ्रॉम वन साइड ऑफ चार्ज सरफेस टू अनदर, तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होगी क्योंकि जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल सेम है, और वर्क डन जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग 0 होता है। यदि वर्क डन 0 हुआ तो ई डी एक्स जो आपका रीजन बीइंग देयर नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो ई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ई डी एक्स 0 मतलब ई इज कांस्टेंट, तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होगी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि भाई ए लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, कि लॉन्ग चार्ज सिलेंडर है आपका जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इज सराउंडेड बाय हॉलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर, ये आपका लॉन्ग चार्ज सिलेंडर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ये सराउंडेड है हॉलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर, ये बड़ा वाला जो है हॉलो कोएक्सियल आपका कंडक्टिंग सिलेंडर है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस बिटवीन द टू सिलेंडर्स, तो टू सिलेंडर्स के बीच के स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो क्योंकि अब आपका पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इसके नॉर्मल होगी इस तरीके से। तो कर्व्ड सरफेस ओनली कंट्रीब्यूट करेगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, बाकी जो साइड के पोर्शन है ई और एन आपके यहाँ 90 डिग्री का एंगल होगा, तो ये जो आपकी एजेस हैं स्पेरिकल एजेस ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट डी एस जो होगा वो ओनली ड्यू टू कर्व्ड सरफेस होगा, तो फाई ई जो होगा E डॉट एन डी एस विच इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई आर एच होता है, तो E इंटू 2 पाई आर एल। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम, और यदि चार्ज इनक्लोज्ड की बात करें तो हमें नहीं पता, हमें तो भाई उसकी केवल लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है, तो वहां से अगर मैं टोटल चार्ज निकालना चाहूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो होती है, लैम्डा दैट इज इक्वल टू होती है Q अपॉन L, तो Q की जो वैल्यू होगी Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा वो लैम्डा एल होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को इक्वेट कर दें तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपका आ गया। इसको सॉल्व करें फर्दर तो एल से एल आपका कैंसिल हो गया और E की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियल होगा एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द चार्ज सिलेंडर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रम, कि कोई हाइड्रोजन एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो बाउंडेड है, डिस्टेंस उनके बीच 0.53 एंगस्ट्रम है। कहता है एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टेकिंग द जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी सेपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्रोटॉन। फर्स्ट में पोटेंशियल एनर्जी हमें एस्टिमेट करनी है, टेकिंग जीरो पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेनी है। तो हम जानते हैं यदि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लें, दो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास Q1 Q2, तो उनके बीच की डिस्टेंस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी
U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होती है। दो आपके चार्ज पार्टिकल्स विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। Q1 की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 -1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि दोनों, एक हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और डिस्टेंस जो दे रखे 0.53 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 होता है। यदि मैं एक पॉइंट इधर लेके आऊं तो एक 10 की पावर और इंक्रीज हो जाएगी, हम इसे लिख सकते हैं 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। हमने सॉल्व किया, Q1 के प्लेस पे Q1 की वैल्यू रखी, Q2 के प्लेस पे Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, और R के प्लेस पे R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसे सॉल्व करने के बाद वो आएगी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की कितनी है, हाफ है। बी पार्ट में कहता है मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड to free the electron given that its kinetic energy is orbit is half the magnitude of potential energy। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ है पोटेंशियल एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी का। तो इस तरीके से हमें Q1 Q2 R दे रखे थे, तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमने निकाली Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वो हमारी आ गई -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी पार्ट में हमसे कहता है काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी की हाफ है। तो पोटेंशियल एनर्जी और पॉजिटिव होती है काइनेटिक एनर्जी हमेशा, इसलिए मॉड लिया हमने इसका 27.2 अपॉन 2, तो आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी जो हमारी आ गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी -13.6 प्लस 13.6 प्लस -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हमारी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी है जिससे वो बाउंडेड है। तो वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन माइनस में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट उसमें कहता है अगले उसमें कि यदि जीरो पोटेंशियल एनर्जी को इज टेकन एट 1.06 एंगस्ट्रम सेपरेशन, की जो जीरो पोटेंशियल एनर्जी है उसे 1.06 एंगस्ट्रम पर लें तो क्या होगा टोटल वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी 1.06 एंगस्ट्रम पे होगी वो -9 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, और अपॉन में डिस्टेंस जो है आपकी R 1.06 इंटू 10⁻⁻10, वही Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां से -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ये है जब उस पॉइंट पे जहां पे आपकी डिस्टेंस 1.06 एंगस्ट्रम है, और हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी एट 0.53 एंगस्ट्रम पे, ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, तो -27.2 थी। अब यदि तो पोटेंशियल एनर्जी 0.53 एंगस्ट्रम पे निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी एट 1.06 एंगस्ट्रम। यहाँ पे यदि माइनस वो आपकी 0 होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी आई थी -13.6। तो इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट जो आपका पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है 0.53 एंगस्ट्रम पे, उसकी जो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो -27.2 माइनस में -13.6, तो वो आपकी आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और रिक्वायर्ड वर्क डन जो होगा माइनस इंटू -13.6 दैट इज +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस सी पार्ट को एक बार फिर से देख लें। सी पार्ट में आपसे कहा गया था कि व्हाट आर द आंसर्स टू ए एंड बी अबव इफ जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन एट 1.06 एंगस्ट्रम, कि 1.06 पर यदि जीरो पोटेंशियल एनर्जी, पहले तो इन्फिनिटी पे ले रहे थे, अब 1.06 की बात की, तो 1.06 पे हमें अलग से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, और उसके विद रिस्पेक्ट फिर हम निकालेंगे जो हमारा पॉइंट था, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी हमने ले रखी थी 0.53 पे, वो तो हम पहले निकाल चुके हैं -27.2।
तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा ये नया पॉइंट है 1.06 एंगस्ट्रम, वो निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस करना पड़ेगा। जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, जीरो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज एट 1.06 एंगस्ट्रम, तो इस पॉइंट पे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, इतनी आ गई, लेकिन यहाँ पे तो हमें जीरो लेनी थी, तो जीरो लेनी थी तो ये एनर्जी जो होगी हमारी इस एनर्जी में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगी जो हमारे उस पॉइंट पे आई थी जब हमने इन्फिनिटी पे जीरो लिया था। अब जब यहाँ पे जीरो लेंगे लेकिन इस पॉइंट पे तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो इस एनर्जी को हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आई विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एनर्जी एट 1.06 एंगस्ट्रम, ये आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रिक्वायर्ड वर्क डन जो होगा माइनस में -13.6 विच इज इक्वल टू +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।